सोचिए, अगर आज़ादी हमें ना मिली होती, क्या आज भी हमारे स्कूलों में अंग्रेजी झंडा लहराता? क्या हम अपने तिरंगे को छू भी पाते? क्या हम भारत माता की जय चिल्ला पाते? आज मैं आपको सुनाऊंगी उन असली हीरो की कहानी, जिनके नाम कुछ किताबों में दब गए, कुछ जिनके नाम तो हैं पर किससे खो गए। वो जो मिट गए वतन पे, उन्हें लोग भुला बैठे, जिनकी वजह से सांसें मिली, उन्हें दुनिया भुला बैठे। आज उनकी याद में ये कारवां सजाएंगे, हर नाम का दीप जलाएंगे, हर नाम का दीप जलाएंगे। साल था 1857। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सिपाहियों के बीच एक खबर आग की तरह फैल रही थी। कंपनी के नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। गाय, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं, और सूअर, जिसे मुसलमान हराम मानते हैं। क्या यह इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश? बैरकपुर छावनी में 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान मंगल पांडे के अंदर ये सवाल एक तूफान बन चुका था। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, बल्कि उस दौर के लाखों पीड़ित भारतीयों की आवाज़ थे, जिनका खून अंग्रेजों की हुकूमत रोज चूस रही थी। 29 मार्च 1857 की दोपहर अंग्रेज अफसर अपने हथियार के साथ मैदान में थे, लेकिन मंगल पांडे के दिल में आज हथियार से बड़ी चीज़ थी विद्रोह। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और बिना किसी आदेश की गोली चला दी। ये गोली सिर्फ एक अफसर को नहीं लगी, बल्कि उस साम्राज्य को लगी जो खुद को अजेय समझता था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंगल पांडे ने तलवार निकाल ली। 2 अफसर घायल हुए, एक भागा, बाकी डर के मारे पीछे हट गए। सभी साथी सिपाहियों से उन्हें पुकार कर कहा, अब अगर आज़ादी के लिए नहीं उठे तो जिंदगी भर गुलामी करनी होगी। अंग्रेजों ने अंततः उन्हें पकड़ लिया। 6 अप्रैल को फांसी देने का आदेश था, लेकिन डर ये था कि उनकी मौजूदगी बाकी सिपाहियों को विद्रोही बना सकती है। इसलिए सिर्फ 8 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 की सुबह सुबह उन्हें फांसी दे दी गई। कब्र भी ऐसी जगह दी गई जहाँ कोई फूल भी न चढ़ा सके। लेकिन ये सोचकर अंग्रेज भूल गए कि शरीर को मिटाया जा सकता है, विचार को नहीं। 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था, और उस बिगुल की पहली गूंज थे मंगल पांडे, जिसने एक गोली से साम्राज्य हिला दिया। वो था सिर्फ एक जवान, नाम मंगल पांडे, जिसकी मौत ने आग जलाई, जिसकी याद में हर दिल आज़ाद हो गया। उत्तर भारत की धरती पर क्रांति की लहर फैल चुकी थी। झांसी, एक छोटा सा राज्य, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के लिए महज जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का हिस्सा था। मनु, मणिकर्णिका बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में माहिर थी। शादी के बाद वो झांसी की रानी बनी। लक्ष्मीबाई, पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लेकर झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनके सामने सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक योद्धा खड़ी है। जब अंग्रेजों ने दूध भेजकर झांसी को सौंपने को कहा, तो रानी ने एक ही वाक्य में जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को तैयार किया। सिर पर पगड़ी, कमर में तलवार, पीठ पर बच्चा बांधकर वो घोड़े पर सवार हुई। ग्वालियर के मोर्चे पर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया। कई बार गिरने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। 17 जून 1858 को कोटा की सराय की लड़ाई में अंग्रेजों से घिरी, लेकिन हार मानने की बजाय अपनी तलवार से रास्ता बनाती रहीं। आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अंग्रेज उन्हें पकड़ न सके। उनकी चिता वहीं जलाई गई ताकि उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगे। वो रानी जो मौत से भी न डरी, जिसने तलवार को मातृत्व में भी थामा, जिसने ताज के लिए नहीं वतन के लिए लड़ा, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आग भड़क रही थी। लखनऊ,
जो अपनी तहजीब और नज़ाकत के लिए मशहूर था, अब जंग का मैदान बनने वाला था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। जब अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अवध को हड़प लिया और नवाब को कोलकाता निर्वासित कर दिया, तब लखनऊ का ताज और जिम्मेदारी बेगम के सिर पर आ गई। लेकिन ये सिर्फ एक महिला का शासन नहीं था, ये एक योद्धा का प्रतिरोध था। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजी कद्र को गद्दी पर बैठाया और खुद राज्य की कमान संभाली। लखनऊ में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया गया। बेगम ने अपने महल को युद्ध परिषद में बदल दिया। गोलियां, तलवारें, तोपें, सब कुछ तैयार किया गया। अंग्रेज़ों ने लखनऊ किले पर हमला किया, लेकिन बेगम ने अपने सेनापति अहमदुल्ला शाह और हजारों सिपाहियों के साथ मिलकर महीनों तक अंग्रेज़ों को अंदर घुसने नहीं दिया। गलियों में, महलों में, चौक में, हर जगह से मारो फिरंगी को की आवाज़ गूंजती थी। बेगम हजरत महल ने सिर्फ तलवार ही नहीं चलाई, बल्कि जनता को संगठित किया। उन्होंने किसानों से लेकर व्यापारियों तक सबको एकजुट किया और महिलाओं को भी मोर्चे पर उतारा। जब हालात बेहद मुश्किल हो गए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार अंग्रेज़ों की भारी तोपखाने और संसाधनों के सामने उनकी सेना कमज़ोर पड़ गई। लेकिन बेगम हार कर भी नहीं झुकी। वो नेपाल चली गई और वहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश रचती रही। उनका जीवन निर्वासन में बीता, लेकिन उनके अंदर की आज़ादी की लौ आखिरी सांस तक जलती रही। महल की दीवारों से लेकर गली के मोड़ों तक उसने अंग्रेज़ों को चैन से जीने नहीं दिया। वो बेगम नहीं, एक तूफ़ान थी जिसका नाम था हजरत महल। साल था 1897। भारत अंग्रेज़ों की गिरफ्त में था। जनता दबे स्वर में जी रही थी, लेकिन पुणे की गलियों में एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और एक नेता अपने शब्दों से क्रांति की आग लगा रहा था। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोग लोकमान्य कहकर सम्मान देते थे, पेशे से गणित और संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक सपना था, स्वतंत्र भारत। उन्होंने देखा कि अंग्रेज सिर्फ हमारी ज़मीन और धन ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आत्मसम्मान को भी लूट रहे हैं। तिलक ने सोचा, जनता को एकजुट करने के लिए एक ऐसा मंच चाहिए जो धार्मिक आस्था और देशभक्ति को जोड़ सके। यहीं से उन्होंने गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती जैसे पर्वों को सार्वजनिक और सामूहिक रूप में मनाना शुरू किया, ताकि लोग एकजुट हों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलने का साहस पा सकें। 1857 में प्लेग फैलने पर अंग्रेज़ों ने कठोर और अमानवीय कदम उठाए, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। तिलक ने अपने अखबार केसरी में खुलकर अंग्रेज़ों की नीतियों की आलोचना की। उनके शब्दों ने इतना असर डाला कि अंग्रेज़ उन्हें क्रांति का जनक मानने लगे। 1905 के बंगाल विभाजन के समय उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को धार दी। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा पूरे देश में गूंजा और हर गली मोहल्ले में लोग इसे दोहराने लगे। अंग्रेज़ों ने उन्हें कई बार जेल भेजा, यहाँ तक कि 1908 में मॉन्डले की जेल में 6 साल की कैद की सज़ा दी। लेकिन कैद खाने की दीवारें भी उनके विचारों को रोक न सकीं। 1908 में बर्मा की जेल में 6 साल की सज़ा के बाद वहाँ से निकलकर उन्होंने आंदोलन की कमान संभाली और युवाओं को नेतृत्व दिया। बाल गंगाधर तिलक की बातों ने न सिर्फ आम जनता, बल्कि भविष्य के बड़े नेताओं गांधी, नेहरू, पटेल सभी को प्रभावित किया। 1920 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके शब्द आज भी उतनी ही गूंज रखते हैं। जिसने कलम से तलवार चलाई, जिसने त्योहारों को हथियार बनाया, जिसने आवाज़ से साम्राज्य हिलाया, वो था लोकमान्य तिलक। साल था 1928। अंग्रेज़ों ने भारत में साइमन कमीशन भेजा और पूरे देश में एक ही नारा गूंजा, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग पंजाब केसरी कहते थे, गरम दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे।
उनका मानना था कि अंग्रेज़ों से भीख में आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि उसे छीनना पड़ेगा। वो पंजाब की मिट्टी में पले बढ़े, लेकिन उनका असर पूरे भारत में था। जब साइमन कमीशन भारत आया, तो लाला लाजपत राय दिल्ली की सड़कों पर हज़ारों लोगों के साथ विरोध में उतरे। उनकी आवाज़ में इतना दम था कि अंग्रेज़ पुलिस के लिए भीड़ को रोकना मुश्किल हो रहा था। अचानक पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने भीड़ को तितर-बितर करने का आदेश दिया और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठियां अंधाधुंध बरस रही थीं, लेकिन लाला लाजपत राय पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर लगी हर चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की किल बनेगी। लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल होने के बाद भी उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व जारी रखा, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेम्स स्कॉट की मौत का संकल्प लिया और बाद में उसे अंजाम दिया। लाला लाजपत राय की मौत ने पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। जिसके लहू ने पंजाब को गरमाया, जिसके शब्दों ने दिलों में ज्वाला जलाई, जो चला गया लेकिन पीछे क्रांति छोड़ गया, वो था लाला लाजपत राय। साल था 1905। बंगाल के दिल में एक जख्म दिया गया, बंगाल विभाजन। अंग्रेजों का दावा था कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन सच ये था कि वो फूट डालो और राज्य करो की नीति चला रहे थे। ऐसे समय में बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें स्वदेशी आंदोलन का जनक कहा जाता है, गरजते हुए मंच पर खड़े हुए और बोले, जब तक हम अंग्रेजी कपड़े पहनेंगे, अंग्रेजी नमक खाएंगे और अंग्रेजी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तब तक हम गुलाम रहेंगे। पाल साहब का मानना था कि अंग्रेज की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ तलवार और बंदूक से नहीं, बल्कि आर्थिक आज़ादी से भी लड़ी जाएगी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का बिगुल बजाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा। लोगों ने कपड़े जलाना शुरू किया, विदेशी सामान छोड़कर खादी अपनाई और गांव-गांव में स्वदेशी का संदेश फैलने लगा। उनकी जोड़ी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ बनी, जिसे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति कहा गया। ये तीनों गरम दल के नेता थे, जो खुलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे। बिपिन चंद्र पाल सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन वक्ता और लेखक भी थे। उनके भाषण युवाओं के दिलों में आग लगा देते थे। वो कहते थे, आज़ादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का नाम है। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें कई बार धमकाया, लेकिन उनकी कलम और आवाज़ को कभी चुप नहीं करा सके। बिपिन चंद्र पाल का योगदान इतना गहरा था कि उनके जाने के बाद भी स्वदेशी शब्द भारतीय आत्मसम्मान का प्रतीक बना रहा। जिसने कपड़ों में भी क्रांति बो दी, जिसने हर धागे को आज़ादी का रंग दिया, वो था विपिन चंद्र पाल। साल था 1928। लाहौर की गलियों में एक 21 साल का नौजवान, हाथ में किताब लिए, आंखों में आग लिए, एक ही ख्वाब देख रहा था, आज़ाद भारत का। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ। बचपन से ही उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का खून से लथपथ दृश्य देखा था, जिसने उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की आग लगा दी। वो पढ़ाई में तेज थे, लेकिन किताबों के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य में भी उनकी रुचि थी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत हो गया। 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन ये बम मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने वहीं से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करवा लिया, ताकि अदालत को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मंच बनाया जा सके। जेल में भगत सिंह ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ भूख हड़ताल की, जिसमें उन्होंने भारतीय और अंग्रेजी कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव को उजागर किया। उनकी सोच इतनी गहरी थी कि वो कहते थे, किसी को मारना आसान है,
लेकिन उसके विचारों को ख़त्म करना असंभव। 23 मार्च 1931 की सुबह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लेकिन जब वो फांसी पर चढ़ रहे थे, उनके होठों पर भी वही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी मौत ने पूरे भारत में एक ऐसा तूफान पैदा किया जिसे जिसने हर नौजवान को क्रांति के रास्ते पर खड़ा कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जिसने हंसकर फांसी को गले लगाया, वो थे भगत सिंह, क्रांति का चेहरा। साल था 1921। बनारस की गलियों में एक 15 साल का लड़का महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर नारे लगा रहा था। अंग्रेज पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जज के सामने पेश किया। जज ने नाम पूछा, उसने कहा आज़ाद। पिता का नाम पूछा, जवाब मिला स्वतंत्रता। पता पूछा, उन्होंने बोला जेल खाना। उस दिन से वो पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने गए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाबरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। शुरुआत में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया तो उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों के साथी बने। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद ने काकोरी कांड, वायसराय की ट्रेन उड़ाने की योजना और सैंडर्स हत्या जैसी हुई क्रांतिकारी कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाई। उनका नियम था, मैं कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब आज़ाद पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। काफ़ी देर तक उन्होंने अकेले ही गोलियां चलाईं, कई पुलिस वालों को घायल किया। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने सीने में दाग दिया ताकि अंग्रेज उन्हें पकड़ न सके। उनकी शहादत ने क्रांतिकारी आंदोलन में नई ऊर्जा भर दी। अल्फ्रेड पार्क आज भी उनके साहस का गवाह है। वो चला गया पर जंजीरें तोड़ गया, हर दिल में आज़ादी का शोला छोड़ गया। जिसने आखिरी सांस तक अंग्रेजों को चुनौती दी, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। साल था 1943। सिंगापुर का एक विशाल मैदान, हजारों भारतीय सैनिक सामने खड़े और मंच पर एक दृढ़ नज़र वाला नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी आवाज़ गूंजी और हर सिपाही की रगों में बिजली दौड़ गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त थे। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उनका मानना था एक गुलाम देश में अफसर बनना असली सेवा नहीं है। वो कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही अपने जोश और नेतृत्व के कारण महात्मा गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। लेकिन गांधी जी के अहिंसा के मार्ग और बोस की सशस्त्र क्रांति की सोच में टकराव था। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने जर्मनी और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। 1943 में उन्होंने सिंगापुर से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। इस नारे ने भारतीयों में ऐसी क्रांतिकारी ऊर्जा पैदा की कि लोग घर बार छोड़कर आईएनए में शामिल हो गए। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा, अंडमान निकोबार तक आज़ादी का झंडा फहराया। हालांकि 1945 में जापान की हार और बोस के अचानक विमान हादसे में लापता हो जाने से आंदोलन को झटका लगा। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कोई कहता है वो ताइवान में मरे, कोई मानता है कि वो गुप्त रूप से भारत लौट आए। लेकिन एक सच्चाई सब मानते हैं, नेताजी ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि आज़ादी केवल सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है
जिसे हथियार उठाकर भी पाया जा सकता है, जो मौत से भी खेल जाए, जो गुलामी की जंजीरें तोड़ जाए, जिसने कहा खून दो आज़ादी दूंगा, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, पर आज़ादी के साथ हमें मिला एक टुकड़ों में बटा हुआ देश। 562 रियासतें, अलग अलग राजा, अलग अलग झंडे, अलग अलग फौजें। अगर उस समय कोई इन्हें एकजुट न करता तो आज का भारत शायद न बन पाता। 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में जन्मे वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही दृढ़ निश्चय और अनुशासित थे। वो एक कुशल वकील बने, लेकिन देशभक्ति का जुनून उन्हें गांधी जी के आंदोलन में खींच लाया। खेड़ा और बारदौली सत्याग्रह में उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन 562 रियासतों को भारत में विलय कराना। कुछ रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्य समस्या बने। पटेल ने एक तरफ समझौते, कूटनीति और समझाने का रास्ता अपनाया, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर सख्ती और सैन्य कार्रवाई भी की। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो में मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और कश्मीर की स्थिति में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व ने भारत को एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र बना दिया। आज अगर हम एक झंडे, एक संविधान और एक पहचान के तहत खड़े हैं तो उसमें सरदार पटेल जी का योगदान अमूल्य है। 31 अक्टूबर को उनकी जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है और गुजरात में उनकी 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी उनकी स्मृति में खड़ी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जिसने बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, जिसने हर रियासत को अपना मान लिया, वो लौह पुरुष जिसने लोहा मनवाया, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 9 जनवरी 1915 मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर एक दुबला पतला साधारण सा आदमी जहाज से उतरता है। सर पर खादी का साफा, हाथ में लाठी, आंखों में दृढ़ विश्वास। कौन जानता था कि यही आदमी बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला देगा। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी बचपन से ही सच बोलने और वचन निभाने में विश्वास रखते थे। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ पश्चिमी सभ्यता देखी, लेकिन अपनी भारतीय पहचान को कभी नहीं छोड़ा। 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ नस्ल भेद का ऐसा अनुभव हुआ कि उनका जीवन ही बदल गया। ट्रेन से फेंक दिए जाने की घटना ने उनके दिल में अन्याय के खिलाफ आग जला दी। यहीं से उन्होंने सत्याग्रह की नींव रखी, यानी सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध। 1915 में भारत लौटकर उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित किया। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी का एक एक कदम ब्रिटिश राज को कमज़ोर करता गया। 1930 में दांडी मार्च में 240 मील पैदल चलकर नमक कानून तोड़ा। यह सिर्फ नमक नहीं, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। करो या मरो का नारा गूंजा। गांधी जी जेल में रहे, लेकिन आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों के दिलों पर राज करना। उन्होंने दिखाया कि लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और नैतिक बल से भी जीती जा सकती है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोली से उनकी हत्या हो गई, लेकिन उनका संदेश आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी आज भी जिंदा है। जिसने लाठी गोली के सामने सच का दीप जलाया,
जिसने लाठी गोली के सामने सच का दीप जलाया, जिसने नफ़रत के सागर में प्रेम का रास्ता दिखाया, जिसका नाम सुनते ही साम्राज्य काँप गया, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात दिल्ली का संसद भवन रोशनी में नहाया हुआ था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, एक आवाज़ गूंजी। लंबे समय पहले हमने तकदीर से एक वादा किया था। ये आवाज़ थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और यह था भारत का जागरण। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू जी एक समृद्ध परिवार में पले बढ़े। इंग्लैंड में हारो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर इनर टेम्पल से कानून की डिग्री ली। वापस भारत लौटे तो वकालत शुरू की, लेकिन देश की हालत ने उन्हें उनके मन को बेचैन कर दिया। महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद नेहरू जी ने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक थे, जो भारत को आधुनिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कई बार जेल गए, कुल मिलाकर 9 साल जेल में बिताए। और वहीं उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी महान कृति लिखी। आज़ादी के बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं से उद्योग और कृषि को बढ़ावा दिया। आईआईटी, एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए और गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक बने। उनका सपना था एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील भारत। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। विभाजन का दर्द, शरणार्थी संकट, कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ युद्ध। इन सबके बीच उन्होंने देश को एकता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी कही ये पंक्ति आज भी प्रेरणा देती हैं। अराजकता और कठिनाई के बीच भी हमें अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जिसने भारत को आज़ाद सपनों की आँख दी, जिसने मिट्टी में विज्ञान और उम्मीद की जड़ें दी, जिसने कहा हम खुद अपनी तकदीर लिखेंगे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1950 दिल्ली के इरविन हॉल, आज का राष्ट्रपति भवन, में इतिहास लिखा जा रहा था। संविधान लागू हो चुका था और भारत ने अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया था। वो व्यक्ति जिसने कभी सत्ता के लिए लालच नहीं किया, बल्कि सेवा को ही जीवन का धर्म माना, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में जन्मे राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। इतने तेज़ दिमाग के थे कि उनकी स्कूल की पढ़ाई के समय से पहले पूरी हो गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और वकालत में नाम कमाया। लेकिन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें कई बार जेल भेजा, लेकिन उनकी दृढ़ता कभी टूटी नहीं। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा बनी तो उन्हें उसका अध्यक्ष चुना गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 12 साल तक इस पद पर रहे। ये रिकॉर्ड आज भी किसी और के पास नहीं है। राष्ट्रपति रहते हुए भी उनकी सादगी अद्भुत थी। कभी कभी तो राष्ट्रपति भवन के बगीचे में खुद पौधों को पानी देते, मेहमानों को अपने हाथों से परोसते, विदेश यात्राओं में भी फिजूल खर्ची से बचते और सिर्फ ज़रूरत चीज़ें साथ रखते। 28 फरवरी 1963 को उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया और बिहार लौट गए। 28 फरवरी 1963 को ही उनका निधन होगा, लेकिन उन्होंने जो मिसाल छोड़ी कि बड़ा पद पाने के लिए नहीं, बल्कि बड़ी सेवा के लिए जियो, वो आज भी अमर हैं। जिसने सत्ता को सेवा का रूप दिया, जिसने ओहदे को विनम्रता का स्वरूप दिया, जो राष्ट्रपति होकर भी किसान सा रहा, वो थे राजेंद्र प्रसाद, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों,
आज हमने सुना कि कैसे-कैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई। किसी ने फांसी के फंदे को गले लगाया, किसी ने गोली अपनी सीने में खाई, किसी ने अपनी जवानी जेल की सलाखों में कुर्बान कर दी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम आज भी उनकी कुर्बानी के काबिल हैं? आज़ादी सिर्फ़ एक दिन झंडा लहराने से पूरी नहीं होती। आज़ादी का असली मतलब है अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने लोगों की इज़्ज़त करना और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत देना, जिस पर वो भी गर्व कर सकें। तो आइए कसम खाएँ, हम नफ़रत नहीं, मोहब्बत फैलाएँगे, भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदारी को अपनाएँगे और हर रोज़ कुछ ऐसा करेंगे, जिससे हमारे शहीदों की आत्मा मुस्कुरा उठे। क्योंकि आज़ादी मिली है तो उसे सँभालना भी हमारा फ़र्ज़ है। जय हिंद, जय भारत।